हाँ जी बेटा, हम लोग जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुरस्कार कहानी पढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना ध्रुव स्वामिनी नाटक आपने द्वितीय सत्र में पढ़ा था। अब यह इनकी जो कहानी है, देशभक्ति की कहानी है, देश प्रेम की कहानी है, देश के लिए अपने प्रेम के त्याग की कहानी है और बड़ी ही सुंदर कहानी है। जो कौशल राज्य है, देश है, वह अपना एक वार्षिक उत्सव मना रहा है। अब तक आपने जो कहानी में पढ़ा है, मैं उसको थोड़ा सा बताकर आगे शुरू करवाऊंगी। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी पुरस्कार। अब तक आपने कहानी में पढ़ा कि कौशल राज्य जो है वह अपना वार्षिक उत्सव मना रहा है और उस उत्सव में की खास बात क्या होती है कि उसमें जो राजा होता है उसे एक दिन के लिए कृषक अर्थात किसान बनना होता है और किसी भी किसान की, राज्य के किसी भी किसान की भूमि को उसके लिए चुन लिया जाता है और जो राजा है उस भूमि पर बीज उगाता है, किसान की तरह खेती करता है और साथ में जो मालिक होता है जमीन का, वह राजा को बीज पकड़ाने का, उसके साथ साथ रहने का सम्मान प्राप्त करता है और राजा के द्वारा, राजकोष के द्वारा उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है और वह राष्ट्रीय संरक्षण में शामिल हो जाता है, अर्थात राजा की तरफ से उसे जीवन यापन के लिए सब सुविधाएं दी जाती है। तो जो इस वर्ष का जो उत्सव है वह जो है उसके लिए जिसका खेत चुना गया है वह मधुलिका है, जो राज्य के सिंह मित्र जो एक आप कह सकते हैं सैनिक थे या राजा के साथी थे, तो उनकी बेटी है और उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण त्याग कर दिए थे। लेकिन मधुलिका भी बड़े सुंदर ढंग से राजा के साथ साथ जो है खेती के कार्य में मदद करती है, लेकिन जैसे ही उसे पुरस्कार दिया जाता है स्वर्ण मुद्राएं, तो वह उसके लिए मना कर देती है। कहती है कि भी ये मेरे दादा परदादों की जमीन है, मैं इसे बेच नहीं सकती। मैं राज में मतलब राज्य में अगर यह मेरी भूमि जो है मिलाई जा रही है तो मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यह प्राप्त नहीं कर सकती। और खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता भी है, पर वह खेत राजा का बन गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी कीमत नहीं ले सकती। महाराज जो है थोड़ा सा थक जाते हैं ये सारा विचार संघर्ष के कारण, तो वो आराम करने के लिए चले जाते हैं। पर जो मधुलिका है वह अपने मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में चुपचाप बैठी हुई है। और इसमें हमने साथ में एक बात और भी पढ़ी थी कि जो मगध का राजकुमार है अरुण, वो भी इस उत्सव में शामिल होने आया हुआ था। इसमें यह भी बताया गया था कि अनेक आसपास के राज्यों से भी लोग जो है इस उत्सव में शामिल होने देखने आते हैं। तो जो अरुण है उसे वह सिर्फ मधुलिका को ही देखता है और उसी की तरफ देखता ही रह जाता है। तो यहाँ तक की कहानी जो है हमने पढ़ ली थी। आइए अब हम आगे शुरू करते हैं। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद नहीं थी। प्राची में जैसी गुलाली खिल रही थी वह रंग उसकी आंखों में था। प्राची का अर्थ होता है बेटा पूर्व दिशा। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा, कि पूर्व दिशा में जिस तरह से जब सूर्य उदय होता है तो थोड़ी लालिमा सी गुलाबी सा माहौल होता है, तो इसी तरह से क्या कहते हैं कि उसकी आंखों में गुलाली थी। वो मधुलिका के बारे में ही सोच रहा था, वह सो नहीं पा रहा था, आंखों में नींद नहीं थी। सामने देखा तो मंडेर पर एक कपोती, ठीक है, कबूतर, और कबूतर की फीमेल को हम कपोती कहते हैं। कबूतर को कहा जाता है। एक पैर पर खड़ी, पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर पहुंचा। रक्षक गण ऊँग रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। अब कहते कि उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने मतलब ये जो है वातावरण के बारे में लेखक बता रहा है कि उसकी आंखों में नींद थी। उसने मुंडेर पर देखा कि एक कपोती एक पैर पर खड़ी, पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि सामने एक द्वार पर अश्व सुसज्जित है, क्योंकि वो एक राजकुमार है तो घोड़ा उसके पास होगा ही। नगर तोरण पर वह जा बैठा। उसने देखा कि रक्षकगण ऊँघ रहे थे, अर्थात नींद ले रहे थे। जैसे ही घोड़े की शब्द सुनाई दिया वो सारे चौंक पड़े। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न मुद्रा का सुख ले रही थी। खिन्न मुद्रा का सुख, निद्रा का कह कि उदास है लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है। अब देखिए जो अरुण है वह युवक कुमार जो है तीर की तरह से वहां घोड़े पर बैठ करके निकल गया। सिंधु देश का तुरंग अर्थात घोड़ा प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता वहीं पहुंच गया जहां मधुलिका बैठी थी और थोड़ी थोड़ी सी उदासी भरी नींद ले रही थी।
अरुण ने देखा कि एक क्षण माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। च्युत का अर्थ है गिरकर, नीचे गिरकर। माधवी लता वृक्ष की शाखा से, कोई एक लता का नाम माधवी है जो वृक्ष के साथ ऊपर चढ़ती है, लेकिन वृक्ष की शाखा से नीचे होकर के गिर पड़ी है। सुमन मुकुलित भ्रमर निस्पंद थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन? मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही ने कल के उत्सव की संचालिका रही हो। देखिए, जैसे अरुण आया उसको देख रहा था, तो कहते कि प्रकृति जो है उसकी इस कृत्य, उस कार्य के लिए उसके ऊपर धिक्कार करती है कि इस तरह से कोई महिला सोई हुई है तो उस पर इस तरह से दृष्टिपात नहीं करनी चाहिए। कि उसी समय फिर मधुलिका की आंख खुल जाती है। उसने पूछा, एक अपरिचित युवक है, क्योंकि वह उसको जानती नहीं थी। तभी वह उठकर बैठ गई और उससे अरुण पूछता है कि भद्रे, तुम ही ने कल के उत्सव की संचालिका रही हो। उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान, क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? अब जो उससे बात कर रही हैं तो मधुलिका कहती कि मैं तो खुश हूँ, आप मुझे संतुष्ट तो रहने दे, मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। अरुण जो है अपने प्रेम को बताता है कि मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया, मुझे तुमसे प्रेम है। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आह, मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। कहते कि वो तो मेरे लिए विडंबना थी, मैं अभिनय कर रही थी खुश रहने का, तुम कितने निर्दयी हो, अपरिचित, अर्थात तुम मेरे लिए अपरिचित हो, मुझे क्षमा करो, अपने रास्ते जाओ, मुझसे बात न करो। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अब गुंठन में रहना नहीं जानती, उसे अपनी। वो क्या कहता है कि मैं मगध का राजकुमार हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम का प्रार्थी, प्रार्थना करता हूँ। अब मैं अपने हृदय की भावनाओं को रोक नहीं सकता। अब गुंठन का अर्थ है कि मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा। राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंद बिहारी, और मैं पृथ्वी का परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। कहते भी, आप तो राजकुमार हो, मैं एक छोटी सी कृषक बालिका हूँ, आप नंद बिहारी हैं, नंदन बिहारी हैं। मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली, आपको और मेरा कोई मेल नहीं है। आज मेरी धरती पर से मेरे अधिकार छीना गया है, तो मैं दुखी हूँ, मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, यह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। अब जो मधुलिका है उसका देश प्रेम दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि जो नियम है मैं उसको बदलना नहीं चाहती, राष्ट्रीय नियम है, मुझे चाहे कितनी भी कष्ट है, दुख है, लेकिन मैं अपने देश के किसी नियम को अपने निजी स्वार्थ के लिए बदलना नहीं चाहती। तब तुम्हारा रहस्य क्या है, पूछता है। यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कहते फिर तुम्हारा रहस्य, तुम चाहती क्या हो? तुम नियम भी नहीं बदलना चाहती, जमीन के बिना भी नहीं रहना चाहती। तो कहते कि मानव हृदय का है यह रहस्य। इसका अर्थ क्या है कि हृदय जो है वह समाज के नियम आदि को नहीं मान सकता। हृदय को जो सही लगता है वो ही सही लगता है। और फिर वो उदाहरण देती है कि अगर मनुष्य का हृदय बाधित न होता, कि हृदय के ऊपर मनुष्य का जोर चलता होता, तो आज जो एक इतना बड़ा राजकुमार है किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर कृषक बालिका का अपमान करने नहीं आता। वो उठकर खड़ी हो जाती कि आपको मुझसे प्रेम, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसकी रत्न किरीट चमक उठा। अश्व वेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई, उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। अब जो मधुलिका है उसमें देखिए, इसमें एक शब्द लिखा है निष्ठुर प्रहार, कि भाई उस किसी ने उसको प्रेम प्रस्ताव दिया है और वह इतना रूखा व्यवहार करती है तो उसको भी अंदर से चोट लगी है, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए हैं, एक टीस सी मन के अंदर हो रही है और उड़ती हुई धूल को देख रही है। जो राजकुमार था, जब उसने इतनी बड़ी बात कह दी, उसको भी जैसे चोट लगी। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा। जो उसने मुकुट पहना हुआ था जिसमें रत्न लगे हुए थे, रत्न किरीट का अर्थ होता है मुकुट, मुकुट पहना हुआ है जिसमें रत्न लगे हुए हैं। किशोर किरणों का अर्थ क्या है? प्रातःकालीन सूर्य की किरणें हैं, किशोर हैं, अभी वो पूरी तरह से तेज नहीं हुए, तो चमक
उसकी बढ़ गई है, मुकुट चमकने लगा है और जो घोड़ा है वह तेजी से जाने लगा। मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई, उसके हृदय में टीस सी होने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ रहती। अब देखिए, जो मधुलिका है, प्रतिपादन का अर्थ है कि अनुग्रह है। राजा ने जो दिया था नियम के अनुसार नहीं लिया, उसका खेत चला गया था, तो वह दूसरे खेतों में एक आम मजदूर की तरह से, श्रमिक की तरह से काम करती और काम करने के बाद सारा दिन जब काम कर लेती थी, रूखी सूखी खाकर पड़ रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी, पत्तों से बनी हुई कुटिया, सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न मिलता, वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए प्राप्त था। वह अपने जीवन को बहुत कठिनाई से जी रही है, पूरा दिन मेहनत करती है, थोड़ा बहुत उसको जो मिल जाता है वह खाती है, और एक सूखे जो डंठल आदि से पत्तों से बनी हुई कुटिया है, घर है, उसमें वह रह रही है। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। कहते कि क्योंकि वह, उसके पास ज्यादा अच्छा खाना पीना नहीं था, तो कमजोर तो वह हो गई थी, लेकिन वह एक तपस्या कर रही थी। उसके जीवन में एक व्रत था कि अपने बाप दादा की जो जमीन है उसकी कीमत नहीं लेगी। तो कहते कि भी सभी कृषक भी उसका आदर करते थे। आदर्श बालिका थी और वह इस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दिन, सप्ताह, महीने और फिर वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी अर्थात सर्दी की रात, रजनी का अर्थ है रात, शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था। छाजन का अर्थ है छज्जा, जो उसकी छत थी वह पूरी तरह से टपक रही थी। देखो, सर्दी की रात है और मेघों से भरा आकाश है, अर्थात आकाश में मेघ छाए हैं, बारिश हो रही है, बिजली की दौड़ धूप है। मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी, उसके ओढ़ने का कुछ नहीं था। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित करते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बातें स्मरण हुई। तो नहीं नहीं, 3 वर्ष हुए होंगे इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। अब देखिए, अब तक वो अपना जीवन जी रही थी, खुश थी, लेकिन आज जब उसके पास ज्यादा कमी है, ठिठुर रही है, ओढ़ने को भी नहीं है, जब उसको आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती बढ़ती रहती है। लेखक ने यह बात बताना उद्देश्य किया है कि जैसे आप अपनी तकलीफ को ज्यादा मानने लगते हैं और आप अपनी जरूरतों को बढ़ाने लगते हैं, कल्पना के साथ साथ बढ़ने लगती है। जैसा आप सोचने लगते हैं, आपको उसी के अनुसार जो है ऐसा लगता है कि इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, हमें कमियां दिखने लगती है, अर्थात हमें इस चीज की जरूरत है, हमें जरूरतें लगती है, हम कल्पनाएं करने लगते हैं। और आज बहुत दिनों के बाद बीती हुई बात उसे याद आने लगी कि 2 नहीं नहीं 3 वर्ष हुए होंगे इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। कि युवा राजकुमार ने मेरे सामने क्या कहा था, वो यह बात सोचने लगती है। वह अपने हृदय से पूछने लगी, उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था। दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्ट की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता, हाय रे विडंबना। अब वो क्या कहती है कि उसने जो चाटुकारी की शब्दों को बातें कही थी, उत्सुक सी अपने मन से पूछ रही है, अर्थात मधुलिका अब बैठ करके अपने आप से, अपने मन से बातें कर रही है कि दुख दग्ध का अर्थ है दुख से जो बिंधा हुआ तप्त हृदय है, मन है, अर्थात दुख से जो बिंधा हुआ दुखी हृदय है, वह स्वप्न किसी बातों को स्मरण करने लगा। उसे लगता है कि राजकुमार ने उसे क्या बात कही थी, वह चाहती तो उसकी बात को मान सकती थी। काली निशा अर्थात रात्रि के अंदर वह कुछ कह सकती थी, तो विडंबना के बारे में सोचती कि मैंने उस समय उसकी बात को नहीं मानी। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल व्याकुल थी कि वो क्षण लौट के आए। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया है। मगध की प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उस सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। एक तरफ वो सोचते कि मगध का राजकुमार था, प्रासाद माला का अर्थ है महलों की एक श्रृंखला, प्रासाद का अर्थ होता है महल, माला का अर्थ है श्रृंखला, और उसका काल्पनिक चित्र। एक तरफ तो मगध का राज्य है, दूसरी तरफ जो उसका कुटिया है, उसके रंध्र अर्थात छेद में से
जो नभ से बिजली पानी गिर रहा है, तो उसे एक तुलना सी दिखाई देने लगी। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कर रही थी। ये श्रावण मास की संध्या है और कोई शिशु बच्चा जो है, जो खेल खेल में जुगनू को पकड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वह कोशिश उसकी कामयाब नहीं होती। मधुलिका भी मन मन में वह कर रही है। कहाँ जा रहा है उसका मन? मगध के राज्य में जा रहा है। अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। अब वो देखिए अपने ख्यालों में खोई हुई है, कुदरत है। वर्षा जो है वह तेज हो गई है और गड़गड़ाहट बढ़ रही है। लग रहा है कि ओले भी पड़ेंगे। उसे लगता है कि जो मेरी जर्जर सी झोपड़ी है, यह तो यहाँ से चली जाएगी। मेरे पास कुछ मतलब वस्त्र आदि भी नहीं है ज्यादा। सहसा उसे लगता है कि बाहर कोई शब्द होता है और वह मन में सोचती है, कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। उसके मन में ऐसा वो कुछ सोच रही है अरुण के बारे में, उसके राज्य के बारे में, कि उसे लगता है बाहर कुछ शब्द हुआ। वह पूछती है, कौन है यहाँ? तो उसे आवाज आती है, पथिक अर्थात मैं कोई यात्री हूँ, मुझे आश्रय चाहिए। यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ी है। आगे हम फिर से पढ़ेंगे।